गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, डेफिनेशन क्या है उसकी, और उसको प्रूव कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लेते हैं O, और इस पॉइंट पर एक चार्ज हम लोग रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q। क्लियर? O एक पॉइंट है जिसको हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है या पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर सिचुएटेड है। क्लियर? यहाँ से R डिस्टेंस पर, यहाँ से R डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट लेंगे हम लोग P, और इस P पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट होगा। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा बाहर की ओर, आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन बाहर की ओर रहेगा। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे एक छोटा सा एक सरफेस लेते हैं, उस सरफेस का नाम है DS। क्लियर? एक और बार देख लें, अपनों ने O पॉइंट लिया है, इसको पॉजिटिव चार्ज Q दिया हुआ है। क्लियर? इस O पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P जो है वो सिचुएटेड है। इस P पर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो बाहर की ओर होगी, जिसको हम लोगों ने E वेक्टर से शो कर रखा है, या यू बोल सकते इसको आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? दूसरा, यहां इस ds का वेक्टर एरिया, ds वेक्टर, ये वेक्टर एरिया है या एरिया वेक्टर है। ठीक है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। एक बार समझ ले, O एक पॉइंट है जहां पॉजिटिव चार्ज Q रखा है, इस O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। ठीक है, इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी जो पॉजिटिव चार्ज के कारण है वो बाहर की ओर, आउटवर्ड द सरफेस। ओके, उसको हम लोगों ने E वेक्टर से शो कर रखा है। E डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो अपनों ने एक छोटा सा स्मॉल एरिया लिया है DS, उस DS का एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर है, इसका नाम हमने DS वेक्टर रख रखा है। यह है आपका एरिया वेक्टर, और E वेक्टर और DS वेक्टर के बीच एंगल जो है वो थीटा है। क्लियर? यहां से हम लोग एक बड़े सरफेस के बारे में एक इमेजिन करते हैं कि मान लो ये कोई बड़ा सरफेस है, क्लोज, इसका नाम हमने रखा है S। एक क्लोज सरफेस एरिया है, क्लोज सरफेस। क्लियर? अब देखिए, यहां इस स्मॉल सरफेस से हम लोगों ने O को मिलाया, और यहां से भी हमने इसको O को मिलाया, तो ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग जो है d ओमेगा से शो करेंगे। इस सरफेस के द्वारा ऊपर जो एंगल बन रहा है वो है d ओमेगा, और ये जो d ओमेगा है ये है आपका सॉलिड एंगल। d ओमेगा है सॉलिड एंगल। ओके, वो एक पॉइंट है जिसके पॉजिटिव चार्ज आपने रखा है, इस O से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है,
और P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है। इसी P के अराउंड अपनों ने एक ds छोटा सा सरफेस लिया है और इस ds सरफेस का एरिया वेक्टर ds वेक्टर है जो इस एरिया के परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड बाहर के साइड में। क्लियर? E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। क्लियर है तक? अब ये जो d ओमेगा है ये सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल का मतलब ये होता है कि कोई भी सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस किसी भी पॉइंट के ऊपर जितना एंगल बनाता है, कोई भी आप क्लोज सरफेस ले लो, कोई भी क्लोज सरफेस किसी भी पॉइंट के ऊपर जो उसके इनसाइड में है उसके ऊपर जितना भी एंगल बनाता है उस एंगल को सॉलिड एंगल बोला जाता है। पूरा ये सरफेस है, ये भी सॉलिड एंगल बनाएगा और उसकी वैल्यू 4 पाई होगी। किसी भी क्लोज सरफेस के द्वारा उसके इनसाइड में जो भी पॉइंट है उस पर जितना भी एंगल बनता है वो एंगल 720 या 4 पाई के इक्वल होता है। क्लियर? अब देखिए इधर हम लोग सबसे पहले गॉस थ्योरम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम प्रूव करेंगे। देखिए गॉस थ्योरम क्या होता है वो देखो, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। क्लियर? गॉस लॉ होता है कि फाई ई इक्वल्स टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? गॉस लॉ क्या होता है? फाई ई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ फाई ई नेट फ्लक्स है, फाई ई है नेट फ्लक्स। क्लियर? Q टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। क्लियर? फाई ई नेट फ्लक्स है, Q टोटल चार्ज है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है वैक्यूम की या फिर एयर की। क्लियर? अब हम लोग थ्योरम को बनाते हैं या बनाना सीखते हैं। किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट जो फ्लक्स होता है या जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। क्लियर? देखो किसी भी क्लोज सरफेस, कोई सा भी क्लोज सरफेस ले लो, बिल्कुल बंद होना चाहिए। ठीक है? किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला, यहाँ से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास होगी उन सभी इलेक्ट्रिक लाइंस का जो नंबर मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ से जितनी भी मान लो 10 लाइंस पास हो रही, 12 पास हो रही, 13 जितनी भी पास हो रही है उन सभी इलेक्ट्रिक लाइंस का जो नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला, पासिंग थ्रू द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस एरिया, किसी भी क्लोज सरफेस एरिया से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है वो टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। यह गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। क्लियर? अब इसमें हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जो पॉइंट P है उस P पर कितना फ्लक्स है वो देख लेते हैं अपन। तो देखिए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है वो अपने को देखना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैंने आपको फार्मूला पहले बता रखा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई ई इक्वल्स टू होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। क्लियर? अभी यहाँ चूंकि जो सरफेस एरिया है वो स्मॉल है, ds स्मॉल सरफेस एरिया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्मॉल होगा।
ठीक है। तो देखिए इधर पॉइंट पी पर निकालना अपने को, तो फाई ई इक्वस टू आएगा इंटेंसिटी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की ई वेक्टर, और जो एरिया है वो है डी एस वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो क्या आएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और इसका आपको लाइन इंटीग्रेशन करना है, तो ये आपके टोटल सरफेस का आ जाएगा। पूरे सरफेस के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हम लोग इसको लाइन इंटीग्रेशन से शो करेंगे। क्लियर। अब देखिए इधर लाइन इंटीग्रेशन का साइन ये, यहाँ वेक्टर है और डॉट प्रोडक्ट है, तो वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट के लिए कोस थीटा हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा ई डॉट डी एस कोस थीटा। क्लियर। ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट के लिए हम लोग जो है ई डी एस कोस थीटा का यूज करेंगे। क्लियर। अब देखिए इधर यहाँ फाई ई इक्वस टू ई बाहर निकाल लो आप, कांस्टेंट है, क्योंकि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो रिमेंस कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट रहती है। क्लियर। लाइन इंटीग्रेशन एस अंदर बचेगा डी एस कोस थीटा। क्लियर। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। ओके, एक बार समझ लो, गॉस लॉ है फाई ई इक्वस टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये अपने को प्रूव करके बताना है। फाई ई होता है नेट फ्लक्स, क्यू होता है टोटल चार्ज, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, ये एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी। क्लियर। अब द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट पी, पी से कितनी लाइन्स निकल रही है, प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज के कारण पी से कितनी लाइन्स बाहर निकल रही है वो आपको निकालना है, और जितनी पी से निकलेगी अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स जनरेट होगा उसका पता लग जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, टोटल फ्लक्स निकाल लिया पॉइंट पी पर, टोटल फ्लक्स बोल सकते हैं, या डी फाई ई भी अपन इसको बोल सकते। क्लियर। अब देखो मैंने यहाँ टोटल जो है, चाहो तो आप टोटल लिख सकते हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट पी। क्लियर। अब देखिए इसमें यहाँ हम लोग इंटेंसिटी भी निकाल लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, उसका फार्मूला होता है ई इक्वस टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज है, इसके कारण पी पर इंटेंसिटी कितनी होगी वो भी हम लोगों ने निकाल लिया। ये आपका इक्वेशन हो गया सेकंड। क्लियर। ये ई की वैल्यू हमको फर्स्ट इक्वेशन में रखनी है, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। क्लियर। अब जैसे हम लोग यहाँ वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखने के बाद फाई ई की वैल्यू आएगी, ई की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, ये वाली, तो क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लाइन इंटीग्रेशन डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा। क्लियर। देन फाई ई इक्वस टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू, ये ऐसा ही रहेगा, और ये आर स्क्वायर वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो सकती है, तो ये आर चूँकि वेरिएबल है इसलिए इसका हम लोग जो है इंटीग्रेशन में इसको ले लेंगे। तो लाइन इंटीग्रेशन एस, ये आर स्क्वायर अंदर जाएगा तो बनेगा डी एस कॉस थीटा अपॉन
आर स्क्वायर। क्लियर? नोट कर ले सभी इसको। चलो अभी यहां से आगे देखते हैं। फाई ई इक्वल्स टू आ रहा है यहाँ पे 1/4πε0 q, 1/4πε0 q। और ये जो वैल्यू है ये टोटल सरफेस का सॉलिड एंगल है, या केवल अगर इसकी बात करें तो ये वाला जो वैल्यू है लाइन इंटीग्रेशन s, और ये वैल्यू है डी ओमेगा के इक्वल, डी ओमेगा। रीजन आप लिख सकते हैं, चूंकि डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू डी ओमेगा इक्वल्स टू सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय कौन से सरफेस ने बनाया इसको, ds, सबटेंडेड बाय ds सरफेस। क्लियर? देखो ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये पूरा जो सरफेस है ds, इसके द्वारा इस O पॉइंट पर जो एंगल बनाया गया है वो है डी ओमेगा, और उस डी ओमेगा को बोलेंगे हम लोग सॉलिड एंगल। क्लियर? देन फाई ई इक्वल्स टू 1/4πε0 q। अभी ये जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू 4 पाई के इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग अब डी ओमेगा की बात कर रहे हैं, लेकिन डी ओमेगा का हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया है, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है पूरे सरफेस को आपको लेना है। अगर किसी एंगल का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो पूरे सरफेस की वैल्यू को शो करता है। तो ये जो वैल्यू है आपकी इंटीग्रेशन, यहाँ भी रीज़न लिखेंगे, चूँकि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस डी ओमेगा इक्वल्स टू होता है 4 पाई, और ये 4 पाई क्या है, टोटल सरफेस के द्वारा इस O पॉइंट पर बनाया गया सॉलिड एंगल इक्वल्स टू सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय टोटल क्लोज्ड सरफेस S। ओके, ये वाला जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके इक्वल्स टू है, 4 पाई के, क्योंकि जो 4 पाई होता है वो पूरे क्लोज सरफेस के द्वारा पॉइंट O पर बनाया गया सॉलिड एंगल है, और उसकी वैल्यू 4 पाई के इक्वल होती है। क्लियर? अभी 4 पाई से 4 पाई हो जाएगा कैंसल, एम्प्लाइज फाई ई इक्वल्स टू आएगा Q बचा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही आपका गॉस लॉ है। दिस इज गॉस लॉ। ओके, तो ऐसे हम लोग जो है गॉस लॉ या गॉस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि जो नेट फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज इनसाइड ऑफ एनी क्लोज सरफेस एरिया उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। क्लियर? नोट कर ले इसको।